हेलो गाइस, व्हाट इज अप? वेलकम टू स्टडी हब लाइव। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है एंड आज एक भयानक लेक्चर, एक खतरनाक लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग और बोरिंग पोर्शन को एक मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन इको की हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 से, और ये पूरी सीरीज रहेगी इंडियन इको की, जिसमें एक मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह हम इंडियन इको को निकालने वाले हैं और पूरी इंडियन इको को खत्म करने वाले हैं, जैसे आपको पता भी नहीं लगेगा, चुटकी की तरह। तो फटाफट कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इंडियन इको, सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट का अगर मैं ब्रीफ दूं तो इंडियन इको में हम इंडिया की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया ने काफी पीरियड देखे। एक कॉलोनियल पीरियड देखा बेटा, जिसमें हम ब्रिटिशर्स के अंडर में है, हम एक ईस्ट इंडिया कॉलोनी बन गए थे। बट उसके बाद हमने पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा देखा, जिसमें हम आजादी के बाद हमने जो दौर जिया वो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में आएगा और आजादी से पहले वाला कॉलोनियल एरा आएगा। तो इस चैप्टर में हम कॉलोनियल एरा देखने वाले हैं कि जब हम ईस्ट इंडिया कॉलोनी थे तब क्या था, इंडिया की सिचुएशन क्या थी। तो फटाफट शुरू करते हैं हम। तो बेटा सबसे पहली स्लाइड आपकी जो है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स इंडिया बेटा क्यों आए, उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें इंडिया आना पड़ा। तो बेटा उनका ड्यूअल मोटिव था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड। उनका ना एक ड्यूअल मोटिव था इंडिया आने के पीछे। क्या मोटिव था ये हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको ड्यूअल मोटिव एज इट इज आपको लर्न करना है कि ड्यूअल मोटिव क्या था ब्रिटिशर का, कि वो एक मियर सप्लायर बनाना चाहते थे इंडिया को, रॉ मटेरियल्स का। वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेना चाहते थे, ठीक है। सिर्फ उन्हें एक सप्लायर बन चाहिए था जो इंडिया बन गया रॉ मटेरियल का। तो मोटिव नंबर 1 तो उनका ये था बेटा। और दूसरा, सपोज वो हमारे यहां से धागा लेकर गए, अब बदले में कपड़े तो उन्हें चाहिए बेचने के लिए। अब कपड़ा खरीदेगा कौन, उन्हें कंज्यूमर भी किसको बनाना था, इंडिया को। बेटा ये तो वही बात हो गई, चीनी भी मेरे घर से लेकर गए, चाय भी मुझे बेच कर गए। तो ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल का सप्लायर चाहते थे जो उन्होंने इंडिया को बनाया, और उन्हें फिनिश्ड, अपने जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनका एक कंज्यूमर चाहिए था जो इंडिया को उन्हें बना लिया। अब शान पट्टी देखो शाणे की, उसने सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदा और डबल रेट पे, महंगे रेट पे फिनिश गुड बेचा। यही तो है कि सस्ते में माल खरीद रहा है, हाई प्रॉफिट मार्जिन बचा रहा है ब्रिटिशर। जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली जिनको भी एक्सप्लॉइट करना हो, दूसरे का फायदा मत करने दो। आजकल बेटा जिंदगी यही है, दूसरे से सस्ते में लेकर उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हाई करके उन्हें बेच दो, ट्रेंड दिखा के। आजकल लिवाइस चल रहा है, ये सारी जीन्स के सारे थ्रेड्स इंडिया से जा रहे हैं। तो ड्यूअल मोटिव ब्रिटिशर्स का बेटा यही था कि उन्हें एक सप्लायर बना, इंडिया को एक सप्लायर बनाना रॉ मटेरियल का, और एक कंज्यूमर बनाना उनके फिनिश्ड गुड का, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सप्लाई करती है। मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्री जो फिनिश्ड गुड सप्लाई करती हैं, उन्हें उनका कंज्यूमर मिल गया जिसका नाम था इंडिया। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूअल मोटिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, काफी बार पेपर में देखा गया ड्यूअल मोटिव बेटा आते हुए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना, बोर नहीं करेंगे, चिंता ना करो। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा, जब ये अंग्रेज, ये गोरे भारत आए तो इंडिया की सिचुएशन इतनी उन्होंने खराब करी, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो लेवल पे चला गया कि हमें हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हम सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड जो हमें बोला जाता था, वो टूट गया बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन, ये मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे बेटा एक एंगस मेडिसन। उन्होंने बोला कि इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर 24.4% था ब्रिटिशर के आने से पहले। गोल्डन बर्ड थी इंडिया, और वो घट के ब्रिटिशर के बाद बेटा कितना हो गया,
14.2% सिर्फ इस शताब्दी में, सिर्फ इस डेकेड में, जब ब्रिटिशर आए और ब्रिटिशर आके इंडिया को एक्सप्लॉइट करके गए बेटा। एनसीईआरटी की चुन चुन के लाइन लाया हूं, अगर सिर्फ इस पे भी ध्यान रखोगे बहुत है। सिर्फ कॉपी खोल के बैठना बेटा, एनसीईआरटी की लाइनें चुन चुन कर मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा, कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉलोनियल गवर्नमेंट लेकर आई वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लेकर आई। दे आर प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर मैं अपने पड़ोस के घर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे अपने माँ बाप प्यारे हैं, अपने भाई बहन प्यारे हैं, तो क्या एक बात बताओ, वो तो हम इंसान हैं, इंसानियत है हमारे अंदर। बट जब ब्रिटिशर आए पड़ोसी देश से, तो क्या वो अपने घर का फायदा देखेंगे या हमारे घर का फायदा देखेंगे? ऑब्वियसली आज मैं यहां खड़ा हूं बेटा, जिंदगी यही है, मैं अपना फायदा देखने के लिए खड़ा हूं। आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप अपना फायदा देखने के लिए पढ़ रहे हो। तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो दे आर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर होम कंट्री। वो होम कंट्री क्या थी बेटा? ब्रिटेन। ब्रिटिशर की होम कंट्री क्या थी? ब्रिटेन। वो हमारा इंडिया का फायदा क्यों देखेंगे? दे आर ओनली कंसर्न्ड विद फायदा ऑफ ब्रिटेन। इंडिया भाड़ में जाए, नो फायदा ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्हें सिर्फ अपने ब्रिटेन की चिंता थी बेटा, जिसकी वजह से हमारा 2% से भी कम ग्रोथ रेट था बेटा। ठीक है, ग्रोथ रेट आपको पता है कि इकोनॉमी कितने ग्रो करती है? वो 2% से भी कम था। आप लगा लो नेग्लिजिबल था लगभग, कि ग्रो कर ही नहीं रहे। आप सबको ग्रोथ चाहिए लाइफ में। आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो आई वांट कल मैं 150 कमाऊं। बट जब ग्रोथ रेट इतना कम था इंडिया का, तो इंडिया कहां ही सरवाइव कर पाएगा बेटा। इतना कम ग्रोथ रेट, इतना कम पर कैपिटा इनकम, इससे सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहा है उन्हीं के देश का एक इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन। ये हम दोनों नहीं बोल रहे हैं, उनके देश का इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, एंगस मैडिसन। ठीक है, उन्होंने बोला कि इंडिया की बेट कितनी बदतर हालत थी जब वे आए, और जब उन्होंने राज किया, एक्सप्लॉइट किया, इंडिया एक बदतर हालत से गुजर रहा था। उन्होंने बदतर कर दी थी इंडिया की हालत। पहले तो गोल्डन वर्ड था, उन्होंने गोल्डन वर्ड की ऐसी तैसी कर दी उस टाइम पे। ओके गाइस, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये पीपीटी भी आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप शॉर्ट नोट्स बनाना बेटा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब सर आप मैक्रो सब पढ़कर आए हो, नेशनल इनकम सबने पढ़ा होगा, तो सर अब ये बताओ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये मतलब कहां से आया? तो बेटा जब देश हमारा आजाद हुआ, ठीक है, उससे पहले ही हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर चुके थे। सबसे पहले नेशनल इनकम 1868 में कैलकुलेट हुई, 1868 में, और ये करी दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी, एमसीक्यू में पक्का आता है बेटा, शॉर्ट नोट्स में लिख लो। एमसीक्यू में मैंने काफी बार आता देखा है कि पहली बार किसने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, तो 1868 में दादा भाई नारोजी ने करी थी। 1868 के बाद 1899 में विलियम डिग्बी ने करी थी। विलियम डिग्बी ने, उन्हीं का साइंटिस्ट था। अगला 1911, 1922, 1934, 3 साल लगातार करी फिंडले शिरास ने। फिंडले शिरास, उन्होंने 3 साल लगातार करी। उसके बाद शाह एंड खम्भटा, शाह एंड खम्भटा 1921 में करी बेटा। वीके आरवी राव ने करी 1925 टू 1929 लगातार नेशनल इनकम कैलकुलेट। देन आरसी देसाई ने 1931 टू 1940 तक। ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करी और दुनिया को बताया कि इंडिया की हालत क्या है ब्रिटिशर्स के आने के बाद। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिस्ट के नाम हैं जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। शॉर्ट नोट जो बना रहे हैं लड़के और लड़कियां, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी गुड। मेरी तरफ से एक वाह, मजा आ गया। ठीक है, तो फटाफट ये नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके गाइस, आगे चलते हैं बेटा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखना, वॉशरूम वाटर अभी मत उठना, क्योंकि मजा आने वाला है अभी गेम में। और तो सबसे पहले सर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हुआ, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं,
बट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हुआ उसके कोई ड्रॉबैक थी? वो सही तो नहीं था, बिकॉज कितने पुराने बूढ़ों ने कैलकुलेट करा, और बूढ़े भी तो गलती कर सकते हैं, दिल तो बच्चा है जी। तो ध्यान से देखना, जो सारे एस्टिमेट थे नेशनल इनकम के, वो क्या एक इंडिविजुअल एफर्ट था, मतलब एक बंदे ने कैलकुलेट करे। आज तो पूरी टीम बैठती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, बट वो बेटा एक बंदे ने कैलकुलेट करे, जो उसकी अजम्पशंस पे बेस था। उसने कुछ अजम्पशंस मानी, और बेटा अजम्पशंस गलत भी हो सकती हैं, तो वो जो था उसने पूरा नेशनल इनकम कैलकुलेट करा, वो एक अज्यूम्ड था, अज्यूम्ड वैल्यू पे बेस था। उसको हम 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते, 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि वो अजम्पशंस पे बेस था। एक बंदे ने, एक अकेले इंसान ने एक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा, तो इट माइट बी रॉन्ग, गलत हो सकता है। इट इज आर्बिट्रेरी, एक वर्ड अच्छा यूज हुआ है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा आर्बिट्रेरी क्या होता है। आर्बिट्रेरी मतलब एज्यूम्ड। ओके गाइस, मजा आने वाला है, वेट करो अभी। तो एग्रीकल्चर देखो बेटा, आप सबको पता है, 10th में पढ़कर आए हो, हमारे इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके गाइस, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अब तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तो देश की क्या हालात थे। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, तो एग्रीकल्चर पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट आया था। कैसे, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करी थी, जमींदार। क्या इंट्रोड्यूस करी थी बेटा? जमींदार क्लास इंट्रोड्यूस कर दी थी उन्होंने। एक लैंडलॉर्ड होता है जो मालिक होता है, ठीक है, एक वो होता है टेनेंट जो खेती करता है, ब्रिटिशर है। उन्होंने एक जमींदार क्लास को लॉन्च कर दिया था, जमींदार क्लास को इंट्रोड्यूस कर दिया था मार्केट में। इस सिस्टम को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। मैं आप पूरे सिस्टम को समझाने वाला हूं, जमींदारी सिस्टम है क्या, ध्यान से देखना। जमींदारी सिस्टम को मैं समझाने वाला हूं। मैं इसके लिए कुछ एक्टर्स को बुलाना चाहूंगा। हमारे इस एक्टर का नाम है बबली बदमाश। इस एक्टर का नाम, सपोज करो ये है ब्रिटिशर, ठीक है, ये ब्रिटिशर है भाई, बबली बदमाश हमारा। ये है बेचारा बागड़ बिल्ला, ठीक है, इसका नाम हमने रखा है बागड़ बिल्ला। आज मैं अपने घर से खिलौने चोरी करके लाया हूं बेटा, इसी बात पे कमेंट कर दो, चोर को पकड़ो, ठीक है। और इसका नाम है चुलबुल पांडे। ये बेचारा हमारा ढीला ढाला, ये है टेनेंट। ओके, ये बागड़ बिल्ला, ये है हमारा जमींदार, और ये हमारा बबली बदमाश, ये हमारा हो गया बेटा ब्रिटिशर। तो सीन क्या है, ये भाई कमाई करता है दिन रात, खून पसीने की मेहनत से ये खेत को जोतता है और प्रोड्यूस उगाता है। सपोज करो इसने 100 किलो उगाया, 100 किलो हमारे चुलबुल पांडे भाई साहब ने उगाया, और इसमें से बोला हुआ है कि 10% देना है जमींदार को, ठीक है। अब हुक सुनना भी, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर मैं लॉन्च करूंगा, रुक जाओ तुम। ये 10%, 100 किलो का हो गया 10 केजी। तो भाई इस चुलबुल पांडे ने हमारे बागड़ बिल्ले को 10 किलो दे दिया। बेटा हुक ये था कि ब्रिटिशर ने आज तक 10 किलो मांगा ही नहीं था, ब्रिटिशर तो खाली 5% मांगते थे। तो मतलब कंजूस कौन हुआ है, चालाक, ये हमारा बागड़ बिल्ला। अब ये 10 किलो में से 5 किलो दे देगा बबली बदमाश ब्रिटिशर को, और बच गया 5 किलो इसका। इससे बेटा आपने क्या सीखा कि ब्रिटिशर भी ऊपर जा रहे थे, उनका भी फायदा है, बबली बदमाश का भी फायदा हो रहा था, इस बागड़ बिल्ले का भी फायदा हो रहा था। पिस कौन रहा था? ये हमारा चुलबुल पांडे। ये बेचारा पिसता गया, पिसता गया, पिसता गया, एंड इसको 5 किलो की जगह 10 किलो देना पड़ रहा है। इसको पता भी नहीं लग रहा है कि ये फंस रहा है। ओके गाइस, तो फंसा हमारा बेचारा ये चुलबुल पांडे, और इसमें चुलबुल पांडे था टेनेंट। तो इन एक्टर्स को अलविदा कह देते हैं एक बार, ठीक है। तो ध्यान से देखना गाइस, बैक टू टॉपिक। ये बंदा टेनेंट दे रहा था जमींदार को, जमींदार दे रहा था ब्रिटिशर को, बट जमींदार ऑब्वियसली अपना कट भी रख रहा था। तो इससे जमींदार भी ऊपर जा रहा था, ब्रिटिशर भी ऊपर जा रहे थे, पिस बेचारा टेनेंट रहा था।
जिसकी वजह से क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम की वजह से टेनेंट गरीबी में जाने लग गए, सारे गरीब टेनेंट हो गए। तो बेटा ये सिस्टम लॉन्च करा था ब्रिटिशर्स ने। ओके फार्मर्स को फोर्स करा गया कैश क्रॉप उगाने के लिए। पहले फार्मर उगाता था गेहूं, चावल और खा लेता था। इसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। मैंने उगाया, मैंने खाया। अब ब्रिटिशर ने चुल कर दी, उंगली कर दी, पैसा। अरे पागल है तू व्हीट राइस क्यों उगाता है? तू इंडिगो उगा, हा इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, मार्केट में बेचो। अब भाई उनने उगा लिए, मार्केट में बिके नहीं, बिकॉज इतनी मार्केट डेवलप ही नहीं है। अब किसान कॉटन थोड़ी खाएगा, किसान इंडिगो थोड़ी खाएगा। तो जिसकी वजह से ड्रॉट जैसी सिचुएशंस क्रिएट हुई बेटा, क्योंकि फार्मर्स को फोर्स करा गया कैश क्रॉप उगाओ और इनको मार्केट में बेच दो। कैश क्रॉप उगाओ और इनको मार्केट में बेच दो। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, मजेदार टॉपिक आने वाला है, चिंता ना करो, बोर नहीं होने दूंगा। ओके एवरीवन, चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे उन्होंने इनके कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इससे सेल्फ सफिशिएंसी की ऐसी तैसी कर दी। इट रूइंड मतलब खत्म कर दिया सेल्फ सफिशिएंसी। पहले फार्मर खुद में खुश था, भाई सुबह कमाओ शाम उड़ाओ, कि सुबह उगाया हमने और शाम को खाया। बट ये सेल्फ सफिशिएंसी खत्म कर दी हमारे ब्रिटिशर भाई साहब ने। उन्होंने बोला सर मैं तो नहीं, ब्रिटिशर बोला किसान भाई मत उगा गेहूं चावल, उसने कहा इंडिगो उगा, उसने कहा कॉटन उगा। जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई विलेज की। ठीक है, उन्हें मार्केट में जाना ही पड़ा सेल के लिए। जो न्यू रिवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, इससे पीजेंट डेट में चला गया। और इसी सिस्टम को बोलते हैं, इसी ट्रैप को बोलते हैं बेटा डेट ट्रैप। सिस्टम का नाम आपको पता है? इसी सिस्टम का नाम, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो उन्होंने जमींदारी, जो मैंने अभी बबली बदमाश आप ये पूरे एक्टर्स आए थे समझाने के लिए, इस पूरे सिस्टम से, ये पूरा सिस्टम किसान को डेट में ले गया, गरीबी में ले गया, और इस ट्रैप को बोलते हैं डेट ट्रैप बेटा। ओके गाइस, आगे सबसे पहले मास पॉवर्टी आई बेटा। मास पॉवर्टी, मास लेवल पे पॉवर्टी क्रिएट हुई, गरीबी की रेखा बढ़ती चली गई। इसमें गरीब ब्रिटिशर नहीं हो रहे थे, गरीब हमारा बेचारा कौन हो रहा था, चुलबुल पांडे हो रहा था, हमारा किसान गरीब हो रहा था, पिजेंट गरीब हो रहा था। गॉट इट गाइस, फटाफट हौसला हाई रखना, तभी मार्क्स हाई आएंगे। गॉट इट, एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं पूरा, जैसे आपको बोर्ड में लिखना है, पूरा सिस्टम उसी के हिसाब से डिजाइन करा गया है। पूरी पीपीटी बोर्ड में लिखने के लिए आपके लिए डिजाइंड है। आगे चलते हैं, रीजंस फॉर स्टेग्नेशन। सर एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन मतलब रुका हुआ, रुकावट क्यों आई? तो पहला पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में आपको ये बताना है, जमींदारी सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर खराब होता गया, खराब होता गया, खराब होता गया। जमींदारी सिस्टम ने ऐसी तैसी कर दी सर, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स अकर हो रहे थे वो जमींदार को जा रहे थे और ब्रिटिशर्स को जा रहे थे। जमींदार को जा रहे थे बेटा और ब्रिटिशर्स को जा रहे थे बेचारे कल्टीवेटर। हमारे वीडियो में कल्टीवेटर कौन है? चुलबुल पांडे। बेचारा चुलबुल पांडे कल्टीवेटर क्या हो रहा था, डेट में जाता जा रहा है, डेट में जाता जा रहा है। तो ऐसी तैसी हो गई कल्टीवेटर्स की। आगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमें फोकस करा गया बेटा कि कमर्शियलाइज कर दो एग्रीकल्चर, खाओ मत, बेचो बेचो बेचो। इसके चक्कर में किसान के खाने के वांदे हो गए बेटा, वो सेल्फ सफिशिएंसी खत्म कर दी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, आप ये तो कह रहे हो उगाओ उगाओ, बट प्रॉपर इरिगेशन के लिए भी तो हो। हमारी इंडियन इकोनॉमी तो कैसी थी, मॉनसून डिपेंडेंट थी बेटा, मॉनसून डिपेंडेंट थी, मोस्टली मॉनसून पे डिपेंडेंट होती थी बेटा। ठीक है, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था इंडियन इकोनॉमी की। आजकल तो ट्यूबवेल, वेल्स, काफी कैनाल्स आ गई, उस टाइम मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी थी बेटा जी। आगे अगर आप देखें, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, HYV सीड्स थे ना, ये ट्रैक्टर वगैरह थे, तो टेक्नोलॉजी कम थी बिकॉज नॉलेज कम थी। तो इन रीजंस की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से क्या हुआ बेटा, ये सारे रीजंस ने स्टेग्नेशन क्रिएट कर दी।
ये सारे रीजन ने बेटा स्टेग्नेशन क्रिएट कर दी इंडियन इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी पीछे जाती चली गई, बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई ब्रिटिशर्स के आने के बाद। आगे अगर हम देखें बेटा, आगे ध्यान से देखना, आगे अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत रुकावटें आई। तो सेकंड सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या चेंज आए वो हम पढ़ने वाले हैं। इनके रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया कभी भी बढ़िया बना ही नहीं पाया, ना पहले था ना ब्रिटिशर के आने के बाद हुआ, क्योंकि आपको ये पता है इंडिया स्टार्टिंग से प्राइमरी बेस्ड कंट्री रही है, प्राइमरी सेक्टर बेस्ड कंट्री। कॉलोनियल रूल में भी इंडिया के कुछ खास हालत नहीं थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा, ज्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। कितनी थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आपको पता है हमारा देश हाथ की कलाकारियों में बहुत माहिर है, चाहे सुबह हो या रात हो, चोरी भी चलती है रात में, हाथ की कलाकारी बेटा। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों चलती थी? क्योंकि हमारे जो कंट्री थी महाराजा कंट्री थी, एक महाराजाओं की कंट्री थी। तो जैसे ब्रिटिशर आए उनके प्रिंसली कोर्ट मतलब बेटा जो महाराजाओं के कोर्ट से महल थे वो हारने लग गए, राजा हारने लग गए कोर्ट्स अपने महल, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी नीचे जाने लग गई, क्योंकि ना रहेगा महल ना रहेगा हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो ये कारण हुआ कि जो इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट की थी वो भी डिक्लाइन हो गई, मर गई, गटर में गिर गई। ठीक है, आगे लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बेटा कैपिटल गुड आप सबको पता है क्या होता है, मशीनरी वगैरह की इंडस्ट्री हमारे भारत में कभी भी नहीं थी, जो बैकबोन होती है। चाइना आज क्यों आगे बढ़ पाया? क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन स्ट्रांग है। फोन्स मोस्टली चाइना से, आप ये कैमरा चाइना का देख रहे हैं, ये पैनल चाइना का देख रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी हूं बट बेटा दिल है हिंदुस्तानी। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री कभी रही नहीं भारत में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत नीचे जाने लग गया। आगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई, जिसमें ब्रिटिश एक पॉलिसी लेकर आए थे, याद है, जैसे एग्रीकल्चर में भी उन्होंने कहा कमर्शलाइजेशन, उसी तरह इंडस्ट्री में भी एक पॉलिसी आई जिसमें बोला गया इंडिया को एक्सपोर्ट करना है। मैंने फर्स्ट अपनी स्लाइड में ही बताया था, इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करना है बेटा, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, जो ब्रिटेन जाएगा वो रॉ मटेरियल कहीं और नहीं जाएगा, वो रॉ मटेरियल सीधा ब्रिटेन जाएगा। ठीक है, और इंडिया को खरीदना है कौन सा, इंडिया को खरीदना है ब्रिटिशर आइटम। तो ये जो हमारी सपोज करो ये हमारा था भाई इंडिया और ये हमारा है ब्रिटेन। तो ये अपना सारा माल सस्ते में बेचेगा इसको, बागड़ बिल्ले को, और ये बागड़ बिल्ला उसी सामान से महंगे आइटम बना के बेचेगा इस बबली बदमाश को। तो मतलब इसमें एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है, हमारा बबली बदमाश। इससे सस्ते में खरीदा जा रहा है और इससे महंगे में बनाकर सेम इसी को चिपकाया जा रहा है। चीनी भी इसकी, चाय पत्ती भी इसकी, बस बना ये रहा है, खरीद ये रहा है महंगे में, इसको फोर्स करा जा रहा है बेटा खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें डुअल मोटिव क्या था, इंडिया को एक्सपोर्टर बनाया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बनाया फिनिश्ड प्रोडक्ट का, जो इंडिया को तबाह कर गया वो पॉलिसी। गॉट इट? थम्स अप कर दो फटाफट, मेरे को आप सब दिख रहे हो स्क्रीन में, अपने जहां भी बैठे हो थम्स अप कर दो अगर समझ आ रहा है तो। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट नोट बना लो वीडियो रोक के। अगर रुकेगी कलम तो नहीं बन पाओगे बेटा कलाम, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा सा और बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लो लेवल ऑफ लोकल सप्लाई थी। लोकल मतलब आसपास के गांव से, जैसे आसपास के एरिया से कोई सप्लाई नहीं आ रही थी, मतलब इंडिया मेड गुड्स थे ही नहीं बेटा, सारे गुड्स किसके थे, ब्रिटेन थे। इंडिया मेड गुड्स थे ही नहीं, इंडिया की डिमांड बहुत कम थी फिनिश गुड्स के लिए, मतलब डिमांड जितनी भी थी और गुड्स थे इतने, मतलब डिमांड थी इतनी, गुड्स थे इतने, तो मैच ही नहीं हो पा रही थी बेटा। तो इस गैप को फिल करने में बीच में योगदान दिया ब्रिटिशर ने, उन्होंने फायदा उठाया बेटा इस गैप का। डिमांड इतनी और मिल इतना रहा है, तो आप ये सारा इंडिया में तो है ही नहीं माल,
तो आप ये वाला माल कहां से खरीदोगे? ये ब्रिटिश से खरीदोगे बेटा। इसी गैप का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। ओके गाइस, बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया? आगे देखते हैं। फॉरेन ट्रेड की अगर बेटा जी मैं बात करूं तो फॉरेन ट्रेड क्या था? फॉरेन ट्रेड अच्छा था हमारे देश का, बट वो अच्छा ट्रेड सारा जा रहा था ब्रिटेन में। मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड सारा का सारा किसकी तरफ था? ब्रिटेन की तरफ था। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी ही ऐसी थी कि कहीं और माल बेचोगे तो महंगे में बेचना पड़ेगा। उन्होंने मतलब सास वाला काम करा है देश में रहकर। सास जैसे करती है ना, एक्सप्लॉइट कर देना, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, हर कुछ इंडिया को उन लोगों ने करा बेटा। ठीक है, 20% ट्रेड था जो बढ़ रहा था। अब तुम राजी हो गए बेटा? देखिए बढ़ रहा है ट्रेड, वेरी गुड सर, ब्रिटिशर ने अच्छा। बेटा मोस्ट ऑफ द ट्रेड कहां जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। ठीक है, और जब ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा ना तो खाली 4% था ट्रेड, 4% था फॉरेन ट्रेड। 20% से वो 4% पे ले आए ट्रेड, और सारा 4% था ब्रिटेन की तरफ। ओके गाइस, फटाफट बताओ फॉरेन ट्रेड समझ आया नहीं आया? ठीक है, उन्होंने फॉरेन ट्रेड को बेटा पैरालाइज कर दिया पूरा। द कॉलोनियल रूल पैरालाइज्ड द फॉरेन ट्रेड। उन्होंने ऐसी तैसी कर दी फॉरेन ट्रेड की। ओके, आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक मतलब देश के अंदर क्या हालात थे, एक बार छोड़ दो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब सर ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% था, जिसमें से वुमेन मतलब महिलाएं, उनका लिटरेसी रेट खाली 7% था। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट 16% था, जिसमें से वुमेन का लिटरेसी रेट 7% था बेटा। मोर्टेलिटी रेट हाई था। मोर्टेलिटी मतलब मरने का, डेथ रेशियो बहुत हाई था। ये क्या दिखाता है? पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। अगर लोग ज्यादा मर रहे हैं तो ये क्या दिखाता है बेटा? पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, कि हमारा हेल्थ केयर, आज लोग कम मरते हैं। क्यों? हमारा हॉस्पिटल्स बहुत डेवलप है। उस टाइम लोग ज्यादा मर रहे थे, इससे पता लगता है पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। IMR जो था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 218 था। ठीक है, 218 पर 1000, 218 बच्चे मर रहे थे 1000 बच्चों में से। ये अराउंड आपका कुछ 44% था बेटा, 44% था। कितना ज्यादा था? ये क्या दिखाता है? पुअर इंक्यूबेशन फैसिलिटी। ये आपका दिखाता है पुअर इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन जब बच्चे को हम रखते हैं ना वो शीशे के डब्बे में, उसे बोलते हैं इंक्यूबेटर। इससे दिखाता है पुअर इंक्यूबेशन फैसिलिटी। हमारी इंक्यूबेशन फैसिलिटी बहुत बेकार थी। आगे बेटा, हेल्थ केयर पब्लिक फैसिलिटी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, और जो थी वो बहुत बेकार हालत में थी बेटा। तो पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी दिखाया। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट। इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्शरी सेक्टर के क्या हालात थे? उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी रेफर टू बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज, रेलवेज। तो बेसिक जो सपोर्ट सिस्टम होता है एक देश का, उसे क्या बोलते हैं बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आप थोड़े से खुश हो जाओ। जो हमारे यहाँ पर कोल्ड प्ले फैंस है ना, जिनको चाहिए शकीरा, निक जोनास, थोड़े राजी हो जाओ बेटा, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या क्या देश में अच्छा करके गए वो देखते हैं। सर ब्रिटिशर ही पहले थे जिन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करा था, पानी से, जहाज वगैरह के थ्रू। उन्होंने ही रेलवे शुरू करा देश में। उन्होंने ही पूरा इंडियन पोस्ट, जो लेटर्स वगैरह होते हैं जो आज आप यूज करते हो अपनी महिला मित्र, गर्लफ्रेंड से कम्युनिकेट करने के लिए, लव लेटर वगैरह, ये सब उन्होंने ही शुरू करा बेटा लेटर। उन्होंने पोर्ट्स बनाए, पोर्ट मतलब जहाज वगैरह जहां खड़े होते हैं। टेलीग्राफ सिस्टम, टेलीग्राफ भी लेटर की तरह ही होता है बेटा, जो जल्दी पहुंचता है। सब उन्होंने शुरू करा। बट आपको क्या लगता है इसमें हमारे इस बबली बदमाश भाई साहब का, ब्रिटिशर्स का, क्या एक ऐसा सोशल वर्क का तो मोटिव नहीं था, पर्सनल बेनिफिट था? वो क्या बेनिफिट था देखिए सर, ध्यान से देखना। उन्होंने रेलवे क्यों शुरू करा? रेलवे इसलिए शुरू करा ताकि फिनिश्ड गुड को गाइस, तो रेलवे क्यों शुरू करा गया? सपोज करो हमारा देश है, इसमें यहां पर इन्होंने माल डिलीवर कर दिया जहाज के थ्रू,
अब पूरे देश में पहुंचाना है तो इन्हें एक सिस्टम चाहिए पूरे देश के अंदर। तो पूरे देश में किसका सिस्टम आया? रेलवे का, ताकि उनका माल जो भी है पूरे देश में सप्लाई किया जा सके, पूरे देश में पहुंचाया जा सके, जिससे उनके मार्केट साइज बढ़ जाएगा बेटा। जिससे क्या होगा? उनका मार्केट साइज वो बढ़ जाएगा। पहले वो सिर्फ दिल्ली में बेच रहे हैं माल, अब वो पूरे देश में ऑल 29 स्टेट्स में वो अपना माल बेच सकते हैं। इससे उनका मार्केट साइज बढ़ जाएगा बेटा। आगे क्या हुआ बेटा? रोड्स क्यों डेवलप हुए? बताओ रोड्स। क्योंकि ताकि ब्रिटिश आर्मी पूरे देश में गाड़ी लेके जा सके। आलेचक में आ गया। तो ब्रिटिश आर्मी रोड्स के थ्रू मोबिलाइज होती थी पूरे देश के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने रोड्स को डेवलप करा बेटा। ठीक है, रोड्स को उन्होंने डेवलप करा ताकि ब्रिटिश आर्मी पूरे देश में फैल सके। उन्होंने लेटर सिस्टम, ये टेलीग्राफ सिस्टम, ये क्यों लेकर आया? कम्युनिकेशन के लिए बेटा। अब उनके अलग अलग ऑफिसेज हैं। एक कलकत्ता में बना हुआ है, आपने सुना होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, थोड़ा सा एसएसटी में पढ़ा होगा। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए वो क्या लेकर आए? पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम। गॉट इट? थम्स अप कर दो फटाफट अपनी स्क्रीन के आगे। ओके गाइस, पोर्ट्स क्यों आए? ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके रॉ मटेरियल ब्रिटेन में और वहां से माल इंपोर्ट कर सके इंडिया में। मतलब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कनेक्शन फिट करने के लिए, इंडिया यहां ब्रिटेन यहां, इन दोनों के बीच में कनेक्शन फिट करने के लिए वो किसको लेकर आए बेटा? पोर्ट्स को लेकर आए अपने लिए। गॉट इट? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये उनकी सारी स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से वो हमारे इंडिया में थोड़े चेंजेस करने लगे। ओके, और ये चेंजेस फायदेमंद भी थे, बट उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहे थे। उनका इंटेंशन बुरा था बेटा, बट काम अच्छा कर रहे हुए। ओके गाइस, आगे चलते हैं। तो आज बहुत बढ़िया चैप्टर था, मजा आ गया आपको चैप्टर पढ़ाने में। आई होप आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया, आप मेरे लिए छोटा सा एक काम कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स। लाइक सब्सक्राइब करके आप एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि ऑफलाइन बच्चों के साथ हम आपको भी पढ़ाएं, क्योंकि कैमरे के परे भी एक दुनिया है जिसके लिए हमें काम करना है। आई होप हमारे एफर्ट्स छोटे से आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज जरूर करना, और अगर कोई भाई या बहन हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं। अगर कोई सीट वेकेंट होगी तो मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको वो सीट मिलेगी और एक मौका मिलेगा मेरे से लाइव पढ़ने का। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फटाफट आपको भी कैरीबिनाटी बूम बाम नहीं खोलना, अभी आपको वीडियो बंद करनी है, अपनी एनसीईआरटी खोलनी है, ये पीपीटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको खोलो और पूरा चैप्टर रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स मुझे इसी नंबर पे सेंड कर दो। जिसके बेटा शॉर्ट नोट आएंगे ना वही पढ़ रहा है, मैं इतना भी समझूंगा कि हमारे व्यूअर्स कितने पढ़ते हैं। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो शॉर्ट नोट, जो भी आपने बनाया उसकी पीडीएफ बना के। अगले लेक्चर भी आ रहा है, इंडियन इको की पूरी सीरीज आ रही है, मजेदार 3 एक्टर बबली, बदमाश, चुलबुल पांडे और हमारा बागड़ बिल्ला एंटरटेन करेंगे आपको और मैं आपको पढ़ाऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।